चलते हैं झारखंड, रांची, जहाँ से हमारे साथ जुड़ते हैं स्वामीनंद जी। बहुत अच्छे गीतकार हैं। और स्वामीनंद जी के गीत के बाद स्वामीनंद जी लाइन पर हैं। जी जी, बस एक मिनट। जी। और स्वामीनंद जी के बाद हमारे आज के मुख्य वक्ता श्रीमान रवि कुमार जी का उद्बोधन रहेगा, स्वतंत्रता का संघर्ष। तो स्वामीनंद जी सबसे पहले। जी, आवाज आ रही है ना? बिल्कुल, आवाज बहुत बढ़िया आ रही है भाई साहब। जी, शुरू करता हूँ मैं। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं भारत की बात सुनाता हूँ मैं, मुझे अवसर मिल रहा है। स्वागत है आपका। जी। हम मातृभूमि के सैनिक हैं, गत गौरव लाने वाले हैं। हम मातृभूमि के सैनिक हैं, संतान शूरवीरों की है। हम दास नहीं कहलाएंगे, या तो अखंड हो जाएंगे, या रण में मर मिट जाएंगे। आगे को कदम बढ़ा रण में, पीछे न हटाने वाले हैं। हम मातृभूमि के सैनिक हैं। अब देश प्रेम की रंगत में रंग गया हमारा यह जीवन। इसके ही लिए समर्पित है अपना सारा तन मन जीवन। जननी के अमर पुजारी हैं, सर्वस्व लुटाने वाले हैं। हम मातृभूमि के सैनिक हैं। केसरिया बाना पहन लिया, अब इन प्राणों का मोह कहाँ। जब बने देश हित सन्यासी, वैभव महलों का छोह कहाँ। हम अमर शहीदों की टोली में नाम लिखाने वाले हैं। हम मातृभूमि के सैनिक हैं, गत गौरव लाने वाले हैं। हम मातृभूमि के सैनिक हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर गायन। और आज भारत की बात सुनाता हूँ के प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ हमारे रवि कुमार जी, जो भारतीय शिक्षा विद्या भवन से आते हैं और हरियाणा के संगठन मंत्री हैं आप। आज अगला आधा घंटा हमारा जो है, हमें रवि जी को सुनने को मौका मिलेगा। और जिस प्रकार हमने पिछले अपने कार्यक्रम में 8 तारीख के कार्यक्रम में सुनील जी भाई साहब को सुना था, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इतिहास को हमारे सामने रखा, आज रवि जी उसके आगे की कड़ी हमारे सामने रखने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम अपने इस भारत की बात सुनाता हूँ के कार्यक्रम के माध्यम से इस मास अगस्त मास में हम 3 एपिसोड करेंगे, जो 8 तारीख को एक कर चुके हैं, दूसरा इतिहास के ऊपर आज 15 अगस्त रविवार भी आ गया तो आज है। और अगला कार्यक्रम हमारा 29 अगस्त को रहने वाला है। आप सब जुड़े रहें। कुछ टेक्निकल ग्लिच बीच बीच में आ जाते हैं, तो उसमें किसी को घबराने या चिंता करने की बात नहीं है। जितने भी लोग जहाँ जहाँ से भी देश भर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि हम सबको समय देंगे। रवि जी भाई साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद जी।
आज 15 अगस्त है। इस 15 अगस्त के अवसर पर हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में नहीं तो दुनिया में मनाया जा रहा है। और हम भी अलग अलग प्रांतों से, जैसा अभी परिचय में आया कि अभी वहाँ झारखंड चलते हैं, अभी वहाँ चलते हैं, इसका मतलब देश भर से प्रतिभागी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मुझे भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो बड़े सौभाग्य की बात है। भारत की बात सुनाता हूँ। तो भारत की बात में आज के दिवस से जो जुड़ा हुआ है वो है हमारा स्वाधीनता का संघर्ष। उसके बारे में दो भागों में कुछ बातें रखने का मैं प्रयास करूंगा। वो बातें ऐसी हैं जो सामान्यतः हमें सुनने को नहीं मिलती हैं। वो बातें ऐसी हैं जो शायद हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी हमें पढ़ाई गई होंगी, तो उसका अंश मात्र हमारे सामने आया होगा। तो ऐसी कुछ बातें मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। एक कविता की दो पंक्तियां हैं। देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखे कौन चुकाता है, देखे कौन सुमन संयातज, कंटक पत अपनाता है। तो ये जो देश प्रेम की बात है, तो देश प्रेम की बात केवल करने से नहीं आती, उसका अगर मूल्य चुकाना है तो वो अपने प्राणों से चुकाया जाता है। और वो चुकाने के लिए कौन तैयार होता है? तो हर कोई तैयार नहीं होता, तो कुछ ही लोग तैयार होते हैं। वो अपने फूलों की सेज को छोड़कर और इस कांटों भरे मार्ग की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश के, हमारे ही पूर्वजों ने, बहुत सारे युवाओं ने, समाज के लोगों ने, फिर वो शहर का रहने वाला होगा, वो गांव का रहने वाला होगा, वो पहाड़ का रहने वाला होगा, वो वन का रहने वाला होगा, ऐसे सब लोगों ने अपने इस देश के स्वतंत्रता के लिए उत्सर्ग किया। ये जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, ये स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई है? तो एक गीत कभी चला था, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। बिना लड़े ही स्वतंत्रता मिल गई, तो ऐसा नहीं है। वो गीत के भाव जो कहते हैं वो गलत है। हाँ, देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो शांतिपूर्ण ढंग से इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रदर्शन कर रहा था, प्रयास कर रहा था, उनको साधुवाद है। लेकिन केवल वही प्रयास था, तो ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्रता का संघर्ष भारत में कब शुरू होता है? तो स्वतंत्रता का संघर्ष तब शुरू होता है जब इस देश पर पहला आक्रमण होता है। आक्रमण भूतकाल में बहुत हुए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए। आने के बाद वो यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति में रम गए, यहाँ के चले गए। लेकिन ये जो गुलामी का संघर्ष है, ये सीधे सीधे प्रारंभ होता है 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम नाम का मुस्लिम आक्रमणकारी इस देश के पश्चिम में बसा सिंध राज्य, आज जो पाकिस्तान में है, उस सिंध राज्य पर आक्रमण करता है। सिंध के राजा दाहिर उस आक्रमण से पूरे जोर शोर से लड़ते हैं, लेकिन पड़ोसी राज्यों की सहायता न मिलने के कारण वो हार जाते हैं। तब से इस देश में मुसलमानों का आक्रमण, प्रवेश, ये पश्चिम की ओर से प्रारंभ हो जाता है। मुसलमान आए, लड़ते थे, जीतते थे, हारते थे, जीतते थे, हारते थे। देश के अलग अलग कोनों में उस आक्रमण को झेलने के लिए, उस आक्रमण का प्रतिवाद करने के लिए भारत के अनेक सारे लोग खड़े होते थे। तो राजस्थान में महाराणा प्रताप का नाम आता है, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का नाम आता है। और छत्रपति शिवाजी का विस्तार क्षेत्र केवल महाराष्ट्र नहीं था, तो कर्नाटक तक उनका सारा विस्तार था, जहां पर अलग अलग किलों को उन्होंने स्वतंत्र कराने का काम किया। तो कहीं वीर छत्रसाल का नाम आता है, तो कहीं दुर्गावती का नाम आता है। तो ऐसे अनेक नाम हमारे इतिहास में आते हैं जिन्होंने ये मुस्लिम आक्रमणों से का प्रतिवाद दिया, उनको यहाँ से भगाने का काम किया। वो शिवाजी के समय में ही वर्णन आता है कि एक किले को जीतने में उनको महीनों लग जाते थे, और बाद में एक सप्ताह के अंदर वो किला हार जाते थे, यानी भारतीय लोगों का आधिपत्य उस किले पर हो जाता था। ऐसा शिवाजी के समय का संघर्ष आता है। लेकिन बाद में 1600 ईस्वी में अंग्रेज आते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ व्यापार के बहाने यहाँ पर आधिपत्य जमा लेते हैं। 1757 में पलासी का युद्ध होता है, उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध होता है। ये दोनों युद्ध भारतीय हार जाते हैं, और उसके बाद से एक तरह से इस देश पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है।
अलग अलग नीतियों को ला करके, अलग अलग नियम बना करके, साम दाम दंड भेद के द्वारा धीरे धीरे वो भारत के अलग अलग हिस्सों को अपने अधीन करते चले जाते हैं। लेकिन ये अधीनता कब तक स्वीकृत होगी, कौन स्वीकृत करेगा, कब तक झेलेंगे? तो अपने को पढ़ाया जाता है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता समर, जिसमें हमारे देश के लोगों ने सशस्त्र क्रांति की। अभी 1857 के बारे में जो बातें बताई जाती है, मैंने भी कुल 8वीं कक्षा में 4 पेज उसके बारे में पढ़े हैं। 4 पेज पढ़े और परीक्षा में 4 ही प्रश्न आते थे। 1857 की क्रांति क्यों हुई, 1857 की क्रांति की घटनाएं उसकी विफलता के कारण है, और वो मात्र एक सैनिक विद्रोह था। केवल ये 4 बातें उसके अंदर बताई जाती थी। लेकिन 1857 की क्रांति को जानना है तो वीर सावरकर को पढ़ना पड़ेगा। 1857 की क्रांति के ऊपर वीर सावरकर ने 1857 प्रथम स्वतंत्रता समर लिखा। ऐसी पुस्तक जो छपने से पहले प्रतिबंधित हो गई। लंदन के इंडिया हाउस में जाकर छिपकर अलग अलग प्रकार के तथ्यों से, वहां के अखबारों से, अंग्रेज अफसरों की डायरियों से तथ्य निकाल करके वो एक 2000 डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एक ये पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक की कीमत उस समय 300 रुपए थी। उस समय के 300, आज के 300 रुपए नहीं, आज के 300 नहीं है, वो आज के 30,000 से अधिक है। 3 लाख भी हो सकते हैं अगर तुलना करेंगे। अंग्रेज अफसर भी उस पुस्तक को पढ़ने के लिए लालायित रहते थे। अंग्रेज अफसरों की पत्नियां भी लालायित रहती थी। उस प्रकार की पुस्तक है, तो वो पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा 1857 का प्रथम स्वतंत्रता क्या था। 1857 प्रथम स्वतंत्रता समर का बीजारोपण 1853 में होता है। रंगोजी बापू, अजीमुल्ला खां, ये 2 राज्यों के मंत्री थे। इनके राज्यों की पेंशन अंग्रेजों ने समाप्त कर दी थी, और वो पेंशन को चालू कराने के लिए एक एप्लीकेशन लेकर लंदन में जाते हैं। वहां पर दोनों की भेंट होती है, संयोग से बातचीत होती है। उस बातचीत में से 1857 की क्रांति का बीजारोपण होता है। उस बीजारोपण के बाद वो वापसी आते हैं, अपने राजाओं से चर्चा करते हैं। 1854 के अंदर गंगा नदी के किनारे कानपुर के पास बिठूर नाम का राजमहल है। वहां पर रंगोजी बापू, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे 10 योद्धा ये एकत्र होते हैं। 1857 की क्रांति की योजना बनाते हैं। 1857 में कब होगी क्रांति? तो 31 मई 1857 को होगी। ये 31 मई निश्चित करने के पीछे का क्या भाव है? तो एक 2-3 भाव थे। एक, गर्मी का महीना है, अंग्रेज अपनी राजधानी छोड़कर पहाड़ी क्षेत्र में, शिमला में खासकर चले जाते हैं, तो वो नहीं होंगे। दूसरा, 31 मई को रविवार था, रविवार को सेना की छुट्टी होती है। तो ऐसे और 2-3 कारणों के आधार पर 31 मई निश्चित होगी। पूरे देश भर में एक साथ एक प्रकार से अंग्रेजों को यहां से खदेड़ेंगे, तो ये क्रांति के बारे में तय होता है। फिर उस समय तो इंटरनेट नहीं था, उस समय डाक व्यवस्था नहीं थी, उस समय तार व्यवस्था नहीं थी, उस समय टेलीफोन नहीं चलते थे, यातायात के साधन नहीं थे। तो पूरे देश भर में उसकी सूचना कैसे जाएगी? तो 2 प्रकार से सूचना जाएगी। पहली सूचना जाएगी, एक रोटी बन करके गांव में जाएगी। गांव का मुखिया पूरे गांव के सब लोगों के सामने उस रोटी को खा लेगा। फिर हर व्यक्ति के घर से आटा मंगाया जाएगा, उस आटे को मिलाकर रोटी बनाई जाएगी, और वो रोटी अगले गांव में जाएगी। तो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव, तीसरे से चौथे गांव, ऐसे अलग अलग गांव में जाएगी। मुखिया रोटी खाता है तो इसका मतलब पूरा गांव इस क्रांति में सम्मिलित होने के लिए तैयार है। फिर दूसरा, जितनी भी छावनियां हैं उसमें रक्त कमल जाएगा, उस रक्त कमल को वहां पर छुएंगे और 31 मई 1857 को क्रांति में भाग लेंगे, ऐसा संकल्प करते हैं। परंतु कभी कभी अति उत्साह में आकर कुछ काम कर दिए जाते हैं और इतिहास में उनका अलग प्रकार से स्थान आ जाता है। मार्च 1857 में बैरकपुर की छावनी जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पर मंगल पांडे विद्रोह कर देता है और वहां पर 2 अंग्रेज अफसरों को मार देता है। मंगल पांडे को अप्रैल में फांसी दे दी जाती है। 9 मई 1857
मेरठ की छावनी के कुछ सैनिक बाजार में सायंकाल जाते हैं। मेरठ की छावनी में कुछ सैनिकों को निशस्त्र कर दिया था, उनके शस्त्र जमा करा लिए थे और उनको जेलों में डाल लिया था। ये भारतीय सैनिक जब मेरठ के बाजार में जाते हैं तो वहां की वेश्याएं उनको ताने कसती है, तो तुम यहाँ गुलशने उड़ा रहे हो, तुम यहाँ मौज मस्ती कर रहे हो, तुम्हारे साथी को अंदर डाल लिया है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। क्योंकि क्रांति की सूचना ये 1854 से सब जगह गई हुई थी, तो सबके अंदर कहीं ना कहीं एक ज्वाला धधक रही थी, चाहे वो वेश्याएं क्यों ना हो, लेकिन इस देश को स्वतंत्र तो वो भी देखना चाहती थी। भारतीय सैनिक मेरठ छावनी में आते हैं, रात को योजना बनाते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर क्रांति होती है। मेरठ की छावनी में अंग्रेज अफसरों को मार दिया जाता है, भगा दिया जाता है और दिल्ली की ओर वो कारवां ये कूच कर दिया जाता है। तो फिर एक एक स्थान पर क्रांति प्रारंभ होती रहती है और बाद में जैसी जैसी स्थिति में जीतते हैं, हारते हैं, चलते चले जाते हैं। इस सारे बीच में अंग्रेजों को संभलने का मौका मिलता है कि बैरकपुर में विद्रोह हुआ था, फिर मेरठ में विद्रोह हुआ, इस बीच में कुछ कनेक्शन है, क्योंकि एक साथ नहीं शुरू हो गई, समय से पहले प्रारंभ हो गई, तो उनको संभलने का मौका मिलता है, तो एक एक करके उसको वो दबाते चले जाते हैं। शिमला से लेकर दिल्ली तक का जो रूट है, उस रूट में अनेक ऐसे गांवों का वर्णन है जिन गांवों के अंदर आजादी में आम लोगों ने भाग लिया और अंग्रेजों ने उनको पकड़कर उनके गांव के बड़े पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। कितने लाख लोग शहीद हुए होंगे अगर विचार कर सकते हैं तो। 3 लाख लोग एज पर रिकॉर्ड है, और जो रिकॉर्ड नहीं है तो कुल मिलाकर के 10 लाख लोग अकेले 1857 के अंदर शहीद हुए थे। एक अंग्रेज अफसर अपनी डायरी में लिखता है, मैं चांदनी चौक से चला तो मुझे ऐसा लगा जैसे खून की नदियां बहा दी गई हो, पानी की नदियां नहीं, खून की नदियां बहा दी गई हो। यानी कितना बड़ा वहां पर बलिदान लोगों का हुआ होगा। दिल्ली की आबादी उस समय 1,59,000 थी, अकेले 60,000 लोग दिल्ली के अंदर शहीद हुए थे। आप विचार कर सकते हैं क्या कि 1,59,000 में से 60,000 लोग शहीद हो गए हो, तो कितना बड़ा विद्रोह हुआ गया। तो ये जो प्रासंगिकता रहती है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, 10 लाख लोग तो उस समय शहीद हुए थे। और बाद के स्वतंत्रता संग्राम में कितने शहीद हुए होंगे, कितने स्थानों पर शहीद होंगे, कितने लोगों ने घर छोड़ा होगा, कितने लोगों ने अपने परिवार का सारा सुख त्याग करके आजादी के आंदोलन में ही सारा जीवन लगा दिया होगा। ये नई पीढ़ी को जानने की, नई पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है। हमें बताया गया कि 1857 की क्रांति विफल नहीं हुई। अगर 1857 की क्रांति नहीं होती, 1947 में हम स्वतंत्र नहीं होते। जिस ग्रंथ का जिक्र मैंने अपने विषय में रखा है, उस ग्रंथ को इस देश के क्रांतिकारियों ने पढ़ा। वीर सावरकर को क्रांतिकारियों का भीष्म पितामह ऐसे ही नहीं कहा जाता। भगत सिंह के हाथ जब वो पुस्तक लगती है, भगत सिंह से पूछा जाता है कि ये पुस्तक है, तो भगत सिंह कहता मुझे पढ़ने के लिए दे दो, इसकी कीमत 300 रुपए है। भगत सिंह कहता मेरे पास तो 300 रुपए नहीं है, मैं कैसे ले सकता हूँ, तो ये कैसे मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे रात के लिए दे दो। रात भर जाग कर भगत सिंह ने वो पुस्तक पढ़ी। यानी वो पुस्तक क्रांतिकारियों के लिए गीता का काम किया। हमारे देश के ही लोगों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए इतना आत्मोत्सर्ग किया है, तो हमें भी सशस्त्र क्रांति ये करनी चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। 1857 की क्रांति के प्रतिसाद स्वरूप में पंजाब के अंदर कूका आंदोलन चला। महाराष्ट्र के अंदर वासुदेव बलवंत फड़के, उन्होंने 7-8 जिलों में आंदोलन चलाया। उससे प्रेरणा प्राप्त करके अलग अलग समय में देश के अलग अलग हिस्सों में देश को स्वतंत्र कराने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से या क्रांति के साथ अनेक प्रकार के आंदोलन, घटनाएं ये वर्णित हैं, जो हमें शायद पता नहीं होंगी। हमें तो केवल इतना ही पता है 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। और आज जो हम बैठे हैं, हम जो सुन रहे हैं, विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के माता पिता भी हैं, तो 47 का समय तो किसी ने नहीं देखा होगा। तो हमें कभी कभी लगता है कि स्वतंत्रता बहुत सस्ती है,
तो स्वतंत्रता सस्ती नहीं है, ये जो प्राण है इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, ये स्वतंत्रता कोई भी मूल्य देकर नहीं ली जा सकती। तो उसके लिए अपना बलिदान जिन लोगों ने दिया, किसके लिए दिया, हमारे लिए दिया, तो हमें उस स्वतंत्रता का जो मूल्य है वो समझना चाहिए और उसको संजोकर रखना चाहिए। तो ये एक पहला भाग है आज के विषय का, 1857 की क्रांति को केंद्र में रखकर ये क्या क्या हुआ। हम में से कुछ लोग अगर उसका अध्ययन करेंगे उस 1857 की क्रांति का, उस समय 2000 डॉक्यूमेंट उपलब्ध थे जब सावरकर ने ग्रंथ लिखा। आज 25,000 डॉक्यूमेंट नेट पर उपलब्ध हैं। जरा खोज करके पढ़िए, आंखें खुली रह जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या क्या हुआ होगा उस समय। तो एक थोड़ा सा दृश्य मैंने आपके सामने रखा है। दूसरे भाग में आगे के दृश्य के बारे में कुछ बातें मैं रखूंगा। धन्यवाद। बहुत की तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, शुरू करें। और कार्यक्रम में एक बार फिर से हमें निमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है आपका। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ये वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं है होली के मेले, है होली के मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बंसी जहाँ बजाता है ये शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। वो भारत देश है मेरा। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन शब्दों में आपने। धन्यवाद धन्यवाद श्रीमान जी। और आगे भी हम मिलते रहेंगे। अब तो हम हमारे परिवार के सदस्य हो चुके हैं। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा। सो मैं एक बच्ची अनुश्री ठाकुर
लाइन पर हैं? जी वेरी गुड। कैमरा ऑन करो अपना। अनुश्री ठाकुर हमारे साथ जुड़ती हैं सिरोही सीहोर से, भोपाल के पास सीहोर से पास एक गांव है छोटा सा, क्या नाम है बेटा? आस्था शहर। जी, अपना कैमरा ऑन करो और जुड़ो, सुनाइए। हाँ जी सर, मेरा नाम अनुश्री, मैं आपके सामने मेरा मुल्क मेरा देश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत सुंदर, सुनाइए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निशान है मेरा मेरा तन, वतन ऐ वतन, जान जान मन जान मन। ऐ वतन ऐ वतन, जान जान मन जान मन। इसकी मिट्टी से बने हैं तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसकी मिट्टी से बने हैं तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निशान है मेरा मेरा तन, वतन है वतन, जान मन जान मन जान मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निशान है मेरा तन, मेरा तन, तन है वतन, जान 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 मन। वतन है वतन, जान 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 मन, जान जान जान। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। ठीक है, और अभ्यास करें, अगली बार फिर सुनेंगे आपसे। जी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज की हमारी इस कड़ी में हमारे साथ दो बच्चियां जुड़ी हुई हैं जम्मू से, जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन यानी कि आंखों पे पट्टी बांधकर भी पढ़ा जा सकता है, जो आपको दिखाएंगे। अभी उससे पहले रवि जी का सेकंड पार्ट जो इतिहास के ऊपर वो हमें सुना रहे थे, उसके बाद रवि जी के इस उद्बोधन के बाद मैं उन दोनों बच्चियों को लगभग 10 या 15 मिनट के बाद मैं आपको मिलवाऊंगा, जो दोनों बच्चियां अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर किस तरह से पढ़ा जा सकता है, जिसको मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं, वो आपको दिखाएंगे। रवि जी भाई साहब प्लीज। अंग्रेजों ने हमें स्वतंत्र किया,
लेकिन कैसे किया? एक सामान्य तो बात आती है कि वो व्यापार करने के बहाने आए थे, धीरे धीरे राज्य को हथियाने लगे, लेकिन वास्तविकता में पूरे देश पर उनका आधिपत्य हो, और आज भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो आधिपत्य नजर आता है, मैं वो आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। हमारे यहाँ प्राचीन काल से शिक्षा पद्धति बहुत श्रेष्ठ रही है। गांधी जी लंदन में गए थे तो लंदन में उन्होंने एक बात बोली थी कि अंग्रेजों ने हमारे इस देश के ब्यूटीफुल ट्री को नष्ट कर दिया। ब्यूटीफुल ट्री यानी मनोहारी वृक्ष। भारत की शिक्षा व्यवस्था को वो ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे। अंग्रेज आने से पहले यहाँ पर साक्षरता 100% थी। अंग्रेजों के आने के 100 साल के बाद यहाँ साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम हो गया और इंग्लैंड के अंदर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती चली गई। तो ये कैसे किया? तो अंग्रेजों ने हमारे इस शिक्षा के मनोहारी वृक्ष को सूखने दिया। 1790 से लेकर 1835-40 तक करके अनेक सर्वे एज पर रिकॉर्ड हैं जो अंग्रेज अफसरों ने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने अलग अलग जिलों में कराए हैं। एक एक जिले में कितनी कितनी पाठशालाएं थी, वहां किस किस प्रकार के कौन से बालक आते थे, कितनी संख्या में बालक आते थे, बालक और बालिकाएं कितनी आती थी। तो हमारे यहाँ जितने प्रकार का एक मिथक फैलाया गया कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में बालिकाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तथाकथित जो अनुसूचित जाति का समाज है उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था, आंकड़े इससे विपरीत बोलते हैं। हर गांव में पाठशाला थी, हर एक कुछ क्षेत्र के ऊपर एक गुरुकुल होता था। और हमारे यहाँ ये गुरुकुल की परंपरा तो बहुत प्राचीन है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ऐसे 10 विश्वविद्यालय थे जिसमें पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने का काम किया। तो कैसे किया? तो ये सारे शिक्षा व्यवस्था ये समाज आधारित थी। जो बालक यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आता था इन पाठशालाओं में, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, आज जैसे फीस ली जाती है। लेकिन वहां पढ़ाने वाले जो आचार्य हैं, टीचर हैं, उनको शुल्क दिया जाता था उनकी आजीविका चलाने के लिए। तो कौन देता था? तो गांव का समाज देता था, वहां का राज्य देता था, समाज के धनी वर्ग के लोग वो उसको स्पॉन्सर्ड एक तरह से करते थे, जिससे वो पाठशालाएं चलती थी। इन अर्थ देने वाले लोगों के ऊपर अंग्रेजों ने शिकंजा कसा और धीरे 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 वो जो अर्थ पोषण का काम है हमारी शिक्षा व्यवस्था को, वो समाप्त होता चला गया। तो बाद में कहीं ऐसी 10 पाठशालाएं थी तो एक रह गई, वहां 100 बालक आते थे तो 5-7 रह गए, विद्यालय का भवन जर्जर हो गया। तो ऐसी बहुत सारे ये घटनाक्रम उस सर्वे के अंदर, अलग अलग प्रकार के सर्वे के अंदर। वो शिक्षा व्यवस्था को क्यों बदलना चाहते थे? तो शिक्षा व्यवस्था से नई पीढ़ी के अंदर वो मानसिक गुलामी से युक्त हो, ऐसा वो भरना चाहते थे। दूसरा, इस शिक्षा व्यवस्था के कारण से भारत के अंदर अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। फिर ये पूरी शिक्षा व्यवस्था उनके हाथ में आए तो उनके लिए उन्होंने 3 विश्वविद्यालय खोले। आज भी शिक्षा के अंदर पूरी शिक्षा को गवर्न करने वाली जो बात है वो हमारे सारे विश्वविद्यालय करते हैं। प्राइमरी का अगर सिलेबस भी बनाना हो तो प्रोफेसर जरूर होता है उस कमेटी के अंदर, जबकि प्रोफेसर ने कभी प्राइमरी कक्षा देखी नहीं होती, पढ़ाया नहीं होता है। ये व्यवस्था अंग्रेजों के समय की आज हमें दी गई है। तो मद्रास में, मुंबई में और कलकत्ता में 3 बड़े विश्वविद्यालय खोले गए। उन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत सारे महाविद्यालय होंगे, सारे स्कूल होंगे। और अंग्रेजी सरकार में अगर नौकरी करनी है तो अंग्रेजी शिक्षा के विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से आप सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे, तभी आपको शिक्षा मिलेगी। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को पढ़ेंगे तो इस सर्टिफिकेट व्यवस्था पहले नहीं हुआ करती थी, ये अंग्रेजों की दी व्यवस्था है हमारे को। तो धीरे धीरे सारी शिक्षा व्यवस्था पर पकड़ और उसके कारण से यहाँ के मन पर पकड़ बनाना और यहाँ धीरे धीरे करके ईसाई धर्म का प्रसार करना। तो कुल मिलाकर के देश को गुलाम बनाने में एक ये बड़ा काम, एक 60-70% काम ये शिक्षा व्यवस्था को बदलने का था। लेकिन भारत का व्यक्ति है तो चुप नहीं बैठ सकता, रुक नहीं सकता, विरोध करेगा, खड़ा होगा
तो 3 नाम हम सबने इतिहास में सुने हैं, लाल, बाल और पाल। इनके बारे में केवल एक ही बात कही जाती है, लाल, बाल और पाल ये गरम दल के नेता थे। केवल एक ही बात कुल मिलाकर के क्रस्ट रूप में पूरे इतिहास में हमारे को स्वतंत्रता के इतिहास में पढ़ाई जाती है। लेकिन ये लाल, बाल और पाल अपने आप में केवल व्यक्ति नहीं थे, एक व्यक्तित्व थे। इनके आसपास एक बड़ी सृष्टि घूमती थी। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लाला लाजपत राय पंजाब के रहने वाले थे, और विपिन चंद्र पाल ये बंगाल के रहने वाले थे। स्वतंत्रता संग्राम का जितना भी इतिहास हम उठा करके देखते हैं तो ये 3 ऐसे स्थान हैं देश को स्वतंत्र कराने के लिए जितने भी लोगों का क्रांतिकारियों के रूप में प्रशिक्षण हुआ, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जितने बड़े नाम आते हैं उनका कहीं ना कहीं संबंध महाराष्ट्र से, पंजाब से और बंगाल से रहता है। एक बैठक हुई थी बंगाल में, उस बैठक में ये तीनों लोग थे। इनके स्थान से और भी लोग आए थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू हो रही है, उसको बदलना चाहिए, तो उसके विकल्प के रूप में राष्ट्रीय विद्यालय खुलने चाहिए, ये वहां विचार हुआ था। तो लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र के अंदर, लाला लाजपत राय ने लाहौर पंजाब के अंदर, और विपिन चंद्र पाल ने बंगाल के अंदर उसकी शुरुआत की। संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, उनके जीवन में आता है कि उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई बंगाल से की। क्या नागपुर के आसपास कोई कॉलेज नहीं था क्या? नहीं, डॉक्टरी करनी थी, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों का अनुभव भी प्राप्त करना था, और उसका बड़ा केंद्र बंगाल था। और जिस विद्यालय में वो डॉक्टर बन के गए, वो विद्यालय वही उसी परंपरा का विद्यालय था, राष्ट्रीय विद्यालय था। यानी ये जो राष्ट्रीय विद्यालय प्रारंभ किए गए, ये केवल भारतीय शिक्षा देने का काम नहीं करते थे, तो देश को स्वतंत्र कराने के लिए साहित्य का निर्माण करना हो, पत्रिका बनानी हो, उसके लिए नवयुवकों को तैयार करके कार्य क्षेत्र में भेजना हो कि अभी ये हमें अभियान चलाना है, अभी ये हमें आंदोलन चलाना है, ये राष्ट्रीय शिक्षा के जो विद्यालय थे, ये सारे के सारे इस सारे काम के केंद्र होते थे। फिर एक दूसरा घटनाक्रम का और जिक्र करता हूं। 1905 में बंगाल के अंदर बंग भंग होता है। बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन क्यों किया अंग्रेजों ने? तो लॉर्ड कर्जन के एक आदेश से बंगाल का विभाजन होता है। वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। विभाजन तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसका भी विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, लेकिन बंगाल का विभाजन क्यों किया गया? बंगाल क्रांतिकारी गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र था। राष्ट्रवाद को पोषित करने में देश भर में सबसे अधिक योगदान ये बंगाल का था। वो टूटना चाहिए, उसकी शक्ति टूटनी चाहिए, इसलिए बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। बंगाल यानी आज का पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल यानी आज का उड़ीसा भी उसमें आता है। आज के पूर्वोत्तर के राज्य भी उस बंगाल के अंदर सम्मिलित होते हैं। लेकिन क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था, इसलिए वहां के लोग रुके नहीं, स्वदेशी आंदोलन चला। विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, पत्र पत्रिकाओं में लिखना, पैम्पलेट बांटना, छोटी छोटी सभाएं करना, भाषण देना, आम लोगों से संपर्क करना, जनमत संग्रह करना, अनेक प्रकार के ऐसे काम हुए। 1911 के अंदर प्रेशर इतना बढ़ गया कि ये प्रेशर कुकर की तरह फट ना जाए, तो अंग्रेजों को ही अपने उस निर्णय को बदलना पड़ा। 1911 में बंगाल का विभाजन ये भंग हुआ, उसको इतिहास में बंग भंग आंदोलन के नाम से दर्ज करते हैं। फिर एक तीसरी घटना और मैं आपके सामने रखता हूं। सुभाष चंद्र बोस का नाम हम सबने सुना होगा। क्या सुना है? आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, केवल इतना ही पढ़ाया जाता है। वो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, छोड़ करके चले गए, बाहर रहे, लेकिन कुल मिलाकर के नई पीढ़ी को एक ही बात पता है सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और दूसरी बात, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। परीक्षा में भी यही आता है। नई पीढ़ी को और हमारे से पहले वाली पीढ़ी को यही 2 बातें पता है, तीसरी बात नहीं पता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जीवन अपने आप में एक बड़ा इतिहास है। आजाद हिंद फौज ने क्या किया होगा? वो चली है विदेश से भारत की ओर,
दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली कहाँ से पहुंचेंगे? तो पूर्वोत्तर के रास्ते से पहुंचेंगे, इम्फाल तक, सिक्किम तक। वहां हमारी आजाद हिंद फौज की सेनाएं आ गई थी। अभी पिछले दिनों, कुछ वर्ष पहले, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजाद हिंद सरकार, यानी कोई भी सेना सरकार के बिना नहीं हो सकती, तो भारत सरकार, 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, हमारा पहला गैजेट संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उसको सरकार कहा जाता है। तो वो भारत की केवल वही पहली सरकार नहीं है, तो उससे पहले आजाद हिंद सरकार का भी विदेश में गठन हुआ था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। और उस सरकार के अंदर जो जो होता है, सेना होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके मुद्रा होती है, वो सारी की सारी चीजें ये उस समय बनाई गई थी। तो घटनाक्रम क्या आता है? तो आजाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ती है। बलिदान कितने प्रकार का हुआ होगा, किस प्रकार का हुआ होगा, तो इसे एक घटना से ध्यान में आएगा। तो एक कमांडर अपनी आजाद हिंद फौज का, वो चलता है, युद्ध चल रहा था, लेकिन रास्ते में बारिश हो गई। वो सारा जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, बारिश के दिनों में उसमें चलना बड़ा कठिन होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां, बैक्टीरिया वो फैल जाता है। तो स्थिति ऐसी थी कि युद्ध तो चल रहा है, युद्ध में सैनिक घायल हो गया है। घायल होने के बाद उसको कोई रसद सामग्री, कोई मेडिकल की बैकअप भी नहीं उसको उपलब्ध है, क्योंकि आने जाने के सब रास्ते जो बनाए गए थे वो सब नष्ट हो गए। तो अंग्रेज कमांडर जैसे तैसे पड़ता है, रास्ते में सेना की स्थिति क्या है, तो एक सैनिक उनको मिलता है। सैनिक कितनी जगह से घायल है इसकी कोई गिनती नहीं है। वो घायल होते हुए इतना असमर्थ है कि चल नहीं सकता, उसके पास अपने और सैनिकों से संपर्क करने का किसी प्रकार का रेडियो भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है। 2 दिन से घायल एक ही स्थान पर पड़ा है, शरीर में जहां जहां वो घायल हुआ है, गोली लगी है, पत्थर लगा है, गिरा है, रक्त बहा है, वहां कीड़े पड़ चुके। ये कमांडर जब पहुंचता है तो वो लेटे लेटे वो सल्यूट करता है और उनको कहता है, आपको सुभाष चंद्र बोस जरूर मिलेंगे। उनको कहना कि सुभाष चंद्र बोस ने जो हमें संकल्प दिलाया था और जो हमने संकल्प लेकर उनको वादा किया था, वो हमने पूरा किया है। यानी किस प्रकार से आजाद हिंद फौज के लोगों ने वो उत्सर्ग किया है, इसके लिए ये उससे ध्यान में आता है। उसकी थोड़ी सी झलक अभी पिछले दिनों प्राइम वीडियो पर एक वेब सीरीज बनी है 5 एपिसोड की, द फॉरगॉटन आर्मी, डॉक्यूमेंट्री के रूप में है, लेकिन उसमें जितने तथ्य हैं वो सब उस प्रकार से है। हमको अगर देखने का मौका मिले तो हम कल्पना लगा कर सकते हैं कि आजाद हिंद फौज कैसे बनी थी और क्या क्या कष्ट सहन करके इस देश के लिए काम किया था। महाराष्ट्र के अंदर लोकमान्य तिलक क्या काम करते हैं, केवल राष्ट्रीय विद्यालय नहीं बनाते, गणेश उत्सव भी शुरू करते हैं। गणेश उत्सव राष्ट्रवाद का प्रतीक होता है। गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखते हैं, गीता को राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, वहां के जन जन में अपनी बात पहुंचाते हैं। और वो केवल महाराष्ट्र के नेता ही नहीं थे, तो जब अंग्रेज सरकार ने उनको मुकदमा चलाया और उनको देश से निकाला दिया, यानी आगे के स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम ही नहीं आता, तो देश निकाला करके मांडले जेल के अंदर वो बंदी बने। पंजाब के अंदर ये भगत सिंह जैसे लोग और उनकी आगे जो टीम है, वो सब किससे प्रेरित होती थी? तो लाला लाजपत राय के कामों से प्रेरित होती थी। ये स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी कार्यक्रम रहते थे, उस सबका केंद्र बिंदु ये लाला लाजपत राय थे। जलियांवाला बाग की घटना हमने सुनी होगी। जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने गोलियां चलाई, लेकिन जलियांवाला बाग में जाकर देखते हैं तो वास्तविकता में क्या हुआ, ध्यान में आया होगा। कितनी गोलियां चली थी? तो एक छोटा सा रास्ता है जाने का, उस रास्ते के मुहाने पर जितने भी सैनिक थे वो सब सैनिक खड़े हो गए। आसपास की दीवारें देखेंगे, इतनी ऊंची दीवारें, जा नहीं सकते। एक कुआं भी है जिसके अंदर बहुत सारे लोग कूद गए कि शायद बाद में बच जाएंगे, लेकिन वो सब लोगों के कूदते कूदते पूरा कुआं भर गया। कोई गोली से मरा तो कोई दब के मरा। कितनी गोलियां चली होंगी? 2, 4, 5, 10, 50, 60, 100, 200, 1600 राउंड चले थे। छुपने की कोई जगह नहीं है।
1600 राउंड धड़ाधड़ चल रहे हैं। तो जितने भी लोग होंगे उसमें बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, महिलाएं भी थे, जितने लोग थे सब लोग उसमें शहीद हुए। तो कितना बड़ा हत्याकांड। अभी उस जलियांवाला बाग के 2019 में 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद इंग्लैंड के लोगों ने, वहां के किसी राजनीतिक बड़े अधिकारी ने माफी मांगी है कि हमारे लोगों ने उस समय गलत किया था तो किया था, गलत किया था, अब मानने से क्या होगा। लेकिन हमारे लिए जो बात जानने की है कि हमारे देश के लोगों ने उसके अपने शहादत दी है। तो ऐसे अनेक प्रकार के घटनाक्रम हैं जो हमें पढ़ाए नहीं जाते, हमारे को जानकारी में नहीं है। हमें जानने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है, हमें पढ़ने की आवश्यकता है। उसके पीछे क्या भाव था, और हम में से जो छोटे विद्यार्थी हैं उनको कुछ बातें शायद उस आयु में समझ नहीं आएंगी, 8वीं कक्षा तक। तो हम जो यहाँ अभिभावक बैठे हैं, बड़ी आयु के लोग बैठे हैं, हम में से कुछ दादा दादी नाना नानी की भी आयु के हैं। तो ये जो नई पीढ़ी है उनको कहानियों के रूप में ये स्वतंत्रता का संघर्ष बताने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर आजाद नाम सुना है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में छोटी घटना आती है अपनी पाठ्य पुस्तकों में। लेकिन एक घटना, काकोरी का कांड हुआ था, खजाना लूटा गया था। खजाना लूटने के बाद अशफाक उल्लाह खां, उनको लगा कि चंद्रशेखर आजाद की जो माँ है उनकी जो धोती है, वो जो उन्होंने साड़ी बांधी है, वो 2-3 जगह से फटी हुई है, क्यों ना एक खजाने से 2 धोती लेकर उनको भी भेंट दिया जाए। चंद्रशेखर आजाद इतना काम करते हैं। जब चंद्रशेखर आजाद आए तो उन्होंने 2 धोती देखी। अशफाक उल्लाह को कहते हैं, क्या बात, तुम डर गए, ये धोती ओढ़ करके तुम भागना चाहते हो क्या? अशफाक उल्लाह कहा, नहीं, जब आपके साथ इस काम में जुड़े तो मैं कैसे भागूंगा। तो उन्होंने कहा फिर धोती को खरीदिए। मैंने सोचा माँ को दे दूं। तो वो पिस्तौल निकालते हैं, तान देते हैं बंदूक, खबरदार जो घर दिया। तो ये खजाना जो लूटा गया है, ये देश में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लूटा गया है। हमारे देश का खजाना था, देश को स्वतंत्र कराने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इसकी आवश्यकता है, इसलिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर इससे धोती खरीद के मैं माँ को देता हूं तो मैं डाकू कहलाऊंगा। मैं डाकू नहीं कहलाना चाहता। अगर तुमने हिम्मत भी की तो मैं अपनी बंदूक की गोलियों से तुम्हारा सीना सबसे पहले छल्ली करूंगा। यानी कैसे कैसे लोगों ने अपना बलिदान दिया है, कैसे कैसे भाव ये उन लोगों ने किए हैं, ये एक विचार करने का है। और एक अंतिम छोटी बात करके मैं अपना विषय पूर्ण करूंगा। भगत सिंह को फांसी होनी थी। फांसी होने से 2 दिन पहले भगत सिंह के वकील उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं, भगत सिंह, तुम्हारे मन में 1% भी यदि जीने की इच्छा है तो हम अभी भी प्रयास कर सकते हैं कि तुम्हें फांसी ना हो। यही प्रस्ताव लेकर कुछ दिन पूर्व उनके पिताजी भी आए थे कि हमारी एक वकील से बात हो गई है, हम ऐसे ऐसे कर लेंगे। तो भगत सिंह पिताजी को कहता है, आपसे जो होता है वो देख लीजिए। उसके बाद भगत सिंह अपने केस की सुनवाई कर रहे जज को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में क्या लिखते हैं कि मुझे कुछ वर्ष की सजा ना दे करके मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। स्वयं स्वीकार करने वाले मृत्यु दंड को ऐसे भगत सिंह से जब उनका वकील पूछता है कि क्या तुम्हारे मन में कोई इच्छा है जीने की, हम अभी भी प्रयास कर सकते हैं। तो भगत सिंह जो जवाब देता है वो हमारे लिए आज भी विचारणीय है। भगत सिंह कहता है, मेरे मन के भी एक कोने में आम व्यक्ति की तरह जीवन जीने की इच्छा है। मैंने देखा क्या है, मैं विद्यार्थी था, क्रांतिकारी गतिविधियों में लग गया, 2-4 घटनाएं हुई, पकड़ा गया, केस हो गया और अब मुझे फांसी हो जाएगी। मेरे मन के भी कोने में आम व्यक्ति की तरह जीवन जीने की इच्छा है, जीवन के सोपान पूरे करने की इच्छा है, परंतु मन के दूसरे कोने में एक बात आती है तो मैं रुक जाता हूँ। वो बात क्या आती है? आजादी का आंदोलन चल रहा है, 10, 20, 30 वर्षों के बाद इस देश का नौजवान, इस देश का व्यक्ति देश समाज के बारे में काम करने के लिए विचार कर रहा होगा। तो जब विचार कर रहा होगा तो उसके सामने भगत सिंह का नाम भी आएगा। आज भी हम भगत सिंह का नाम ले रहे हैं। तो अगर मैं माफी मांग करके, माफीनामा लिख करके
कुछ वर्ष जेल में रहकर आ जाऊंगा तो वो सोचेंगे भगत सिंह जैसा व्यक्ति क्रांतिकारी गतिविधियों में चरम पर जाने वाला, वो भी उस समय माफी मांग करके बाहर आ सकता है। तो हमें आज देश समाज के लिए विचार करने की क्या आवश्यकता है? और यदि मैं फांसी चढ़ जाता हूं तो वही नौजवान व्यक्ति विचार करेगा कि भगत सिंह जैसा व्यक्ति पढ़ा लिखा, उस समय का ग्रेजुएट, एक अच्छे परिवार से संबंध रखने वाला, चाहता तो बच सकता था, चाहता तो जीवन के सब सोपान पूरे कर सकता था, चाहता तो स्वतंत्र भारत के दर्शन कर सकता था, लेकिन चाहते हुए भी नहीं चाहा। तो आज मुझे भी देश समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए बंधु भगिनी ये स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम को स्मरण करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव पर हम वो सारे देशभक्ति के गीत, कविताएं और ये सब गा रहे हैं। देशभक्ति के भाव में हमारा मन हिलोरे ले रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम क्या कर सकते हैं इस आजादी को संजोने के लिए, इस आजादी को और प्रखर करने के लिए, और हमारे जैसे हमारे जो पीयर ग्रुप में जो लोग हैं उनको इस काम से, इस धारा में जोड़ने के लिए कि हम इस देश के लिए क्या करें कि आने वाली पीढ़ियां हमें भी स्मरण करके जाएं। तो एक ये निवेदन, ये इस आजादी के अमृत महोत्सव पर, इस स्वतंत्रता संघर्ष पर विचार करते हुए जुड़ता है। इतना निवेदन मैं आपके सामने सादर रखता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को देश भर से जुड़े हुए और सुन रहे हैं, वो इस प्रकार की जानकारी शायद सबके पास भी नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपको जम्मू की 2 बच्चियों से मिलवाऊंगा